भारत में असल ताकत किसके पास है? केंद्र सरकार के पास या फिर राज्यों के पास? ये एक ऐसा सवाल है जो हमेशा उठता है। तो चलिए आज संविधान की गहराइयों में उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो शक्तियों का जटिल संतुलन है वो आखिर काम कैसे करता है। तो सवाल वही है, शक्ति किसके पास है? केंद्र के पास या राज्यों के पास? देखिए, ये सवाल भारतीय राजनीति के एकदम केंद्र में है। तो आखिर असली पावर किसके हाथ में है? और हमारे संविधान बनाने वालों ने इस बड़ी पहेली को सुलझाया कैसे? चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। तो इस पूरी बात को समझने के लिए हम इन हिस्सों पर नजर डालेंगे। पहले, शक्ति का ये नाजुक संतुलन है क्या? फिर कानून बनाने की वो 3 सूचियां कौन सी हैं? इसके बाद देखेंगे कि जब नियम टकराते हैं तो क्या होता है। फिर बात होगी रोजमर्रा के शासन की और आखिर में कुछ विशेष शक्तियों और विशेष क्षेत्रों की। तो हम एकदम बेसिक से शुरू करके धीरे धीरे उन खासियतों तक जाएंगे जो इस पूरे सिस्टम को इतना अनोखा बनाती हैं। पहला हिस्सा, शक्ति का एक नाजुक संतुलन। और ये वाकई एक चुनौती है, एक इतने विविध देश पर शासन करने की। सोचकर देखिए, भारत कितना बड़ा और विविधताओं से भरा देश है। इसे चलाना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। बस इसीलिए हमारे संविधान ने एक बहुत ही डिटेल्ड फ्रेमवर्क बनाया है ताकि केंद्र और राज्यों के बीच पावर का बंटवारा एकदम साफ और असरदार हो। तो सबसे पहले एकदम बेसिक रूल समझते हैं जो हमें मिलता है आर्टिकल 245 में। कॉन्सेप्ट बहुत सीधा है। संसद यानी पार्लियामेंट पूरे देश के लिए कानून बनाएगी और जो राज्यों की विधानसभाएं हैं वो सिर्फ अपने अपने राज्य के लिए। बस ये है पावर के बंटवारे का पहला और सबसे जरूरी पिलर। दूसरा हिस्सा, कानून बनाने की 3 सूचियां। इसे आप लेजिस्लेटिव अथॉरिटी का मास्टर प्लान भी कह सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये तय कैसे होगा कि कौन किस टॉपिक पर कानून बनाएगा। इसके लिए संविधान ने आर्टिकल 246 में एक गजब का मास्टर प्लान बनाया है और वो है 3 लिस्ट्स। सच कहूं तो यही भारतीय फेडरलिज्म की, मतलब केंद्र और राज्यों के बीच पावर शेयरिंग की जो व्यवस्था है उसकी जान है। तो ये 3 लिस्ट्स हैं। पहली है यूनियन लिस्ट। इस पर कानून बनाने का हक सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट का है, जैसे कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, ये सब राष्ट्रीय मुद्दे हैं। फिर आती है स्टेट लिस्ट। ये राज्यों को पावर देती है लोकल मामलों पर कानून बनाने की, जैसे कि पुलिस, पब्लिक हेल्थ। और फिर है तीसरी और सबसे मजेदार, कॉन्करेंट लिस्ट। इस पर पार्लियामेंट और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, जैसे कि एजुकेशन या फॉरेस्ट्स। अब यहाँ एक और सवाल खड़ा होता है, अच्छा, उन सब्जेक्ट्स का क्या जो इन तीनों में से किसी भी लिस्ट में नहीं है? यहीं पर एंट्री होती है आर्टिकल 248 की, जिसे कहते हैं रेसिड्यूअरी पावर्स, यानी अवशिष्ट शक्तियां। और ये कहता है कि भैया ऐसा कोई भी टॉपिक जो इन लिस्ट्स में नहीं है उस पर कानून बनाने की एक्सक्लूसिव पावर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास होगी। ये एक तरह का सेफ्टी नेट या कह ले कैच ऑल प्रोविजन है। तीसरा हिस्सा, जब नियम टकराते हैं, मतलब संवैधानिक संघर्ष और अपवादों को समझना। तो अभी तक तो सब कुछ बड़ा सीधा साधा लग रहा था, है ना? लेकिन क्या होता है जब केंद्र और राज्य के बनाए नियम आपस में ही टकरा जाएं? अब हम उन मुश्किल सिचुएशंस को देखेंगे जहां पावर के इस साफ सुथरे बंटवारे में कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। तो ये एक बहुत बहुत जरूरी सवाल है। मान लीजिए कॉन्करेंट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट पर, चलिए एजुकेशन का ही उदाहरण ले लेते हैं। राज्य ने भी एक कानून बना दिया और पार्लियामेंट ने भी, और दोनों कानूनों में कॉन्फ्लिक्ट है, वो एक दूसरे से अलग बात कह रहे हैं। तो अब किसका कानून माना जाएगा? इसका जवाब हमें मिलता है आर्टिकल 254 में, जिसे रूल ऑफ रिपग्नेंसी या असंगति का नियम कहते हैं। इसे समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि ये केंद्र के हाथ में एक ट्रम्प कार्ड जैसा है। नियम ये है कि अगर कॉन्करेंट लिस्ट की किसी सब्जेक्ट पर केंद्र और राज्य के कानून में टकराव हो तो हमेशा पार्लियामेंट का बनाया कानून ही माना जाएगा। राज्य का कानून उस हद तक बेकार हो जाएगा जहां तक वो सेंटर के कानून से टकराता है। हाँ, इसमें एक छोटा सा अपवाद है। अगर राज्य के कानून को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाती है तो फिर वो उस राज्य में लागू रह सकता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कुछ बहुत ही स्पेशल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस में पार्लियामेंट सीधे सीधे स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर भी कानून बना सकती है। कब? जैसे राष्ट्रीय हित में, या जब देश में इमरजेंसी लगी हो, या फिर जब 2 या 2 से ज्यादा राज्य खुद ऐसा करने के लिए कहें। और हाँ, किसी इंटरनेशनल ट्रीटी को लागू करने के लिए भी। ये सब प्रोविजंस दिखाते हैं कि हमारा संविधान कितना फ्लेक्सिबल है। चलिए इनमें से एक को थोड़ा और गौर से देखते हैं, ये राष्ट्रीय हित वाला मामला।
देखिए, ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट का जब मन किया वो स्टेट लिस्ट में घुसकर कानून बना देगी। नहीं, इसके लिए एक बहुत ही खास प्रोसीजर है। सबसे पहले राज्यसभा को, जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी राज्यों का सदन भी कहते हैं, एक रेजोल्यूशन पास करना होगा। और वो भी कोई साधारण बहुमत से नहीं, बल्कि कम से कम 2/3 सदस्यों के समर्थन से, जो वहां मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं। जब ये हो जाएगा, सिर्फ तभी पार्लियामेंट को उस सब्जेक्ट पर कानून बनाने की पावर मिलेगी। चौथा हिस्सा, कानूनों के परे दैनिक शासन, मतलब केंद्र और राज्यों को मिलकर कैसे काम करना चाहिए। देखिए, कानून बना देना एक बात है और उन्हें जमीन पर लागू करना बिल्कुल दूसरी। तो अब हम लेजिस्लेटिव पावर से आगे बढ़कर एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस पर फोकस करेंगे। मतलब रोजमर्रा के गवर्नेंस में केंद्र और राज्य एक साथ कैसे काम करते हैं। इसे ऐसे सोच सकते हैं कि केंद्र कानून बनाता है और राज्यों का काम है उन्हें जमीन पर लागू करना। आर्टिकल 256 यही बात पक्की करता है। वो कहता है कि हर राज्य को अपनी एग्जीक्यूटिव पावर का इस्तेमाल ऐसे करना होगा कि पार्लियामेंट के बनाए कानूनों का पालन हो। ये बिल्कुल एक टीम की तरह काम करना है, जहां हर किसी को अपना रोल निभाना होता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आर्टिकल 257 केंद्र को कुछ और भी पावर देता है। ये केंद्र को हक देता है कि वो कुछ खास मामलों में राज्यों को सीधे सीधे निर्देश दे सकें। जैसे कि ये कहना कि भाई आप कोई ऐसा काम ना करें जिससे केंद्र के काम में कोई रुकावट आए, या फिर राष्ट्रीय महत्व के कम्युनिकेशन साधनों का निर्माण और रखरखाव करें, या अपने राज्य के अंदर रेलवे की सुरक्षा करें। लेकिन ये पूरा मामला वन वे ट्रैफिक नहीं है। संविधान ने आपसी सहमति से काम के लेन देन का भी इंतजाम किया है। आर्टिकल 258 कहता है कि प्रेसिडेंट अगर राज्य राजी हो तो केंद्र के कुछ काम उस राज्य सरकार को सौंप सकते हैं। और ठीक इसी तरह आर्टिकल 258A के तहत गवर्नर अगर केंद्र सरकार राजी हो तो राज्य के कुछ काम केंद्र सरकार को सौंप सकते हैं। ये आपसी तालमेल और विश्वास का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। और अब आते हैं आखिरी हिस्से पर, विशेष शक्तियां, विशेष क्षेत्र, मतलब कुछ खास इलाकों के लिए एक फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क। हमारा संविधान इस बात को बहुत अच्छी तरह समझता है कि भारत में हर जगह की जरूरतें एक जैसी नहीं हैं। एक ही नियम हर जगह फिट नहीं हो सकता। इसीलिए ये कुछ खास इलाकों, खासकर शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज के लिए स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस बनाता है। आर्टिकल 244 हमें 2 अलग-अलग सिस्टम्स के बारे में बताता है। एक है 5th शेड्यूल, जो देश के ज्यादातर राज्यों के शेड्यूल्ड एरियाज और ट्राइब्स पर लागू होता है। ये उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक फ्रेमवर्क देता है। लेकिन फिर है 6th शेड्यूल, जो सिर्फ और सिर्फ 4 उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। यहाँ की जो यूनिक संस्कृति और इतिहास है, उसे देखते हुए संविधान ने इन इलाकों को अपने मामले खुद संभालने के लिए कहीं ज्यादा आज़ादी यानी ऑटोनॉमी दी है। और फिर आता है आर्टिकल 244A। ये तो एक बहुत ही अनोखा प्रोविजन है सच में। ये पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो असम राज्य के अंदर ही कुछ ट्राइबल एरियाज को मिलाकर एक ऑटोनोमस स्टेट बना सके। मतलब एक राज्य के भीतर एक और राज्य जिसका अपना लेजिस्लेचर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी हो सकता है। ये दिखाता है कि अलग अलग इलाकों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए हमारा संविधान कितना ज्यादा फ्लेक्सिबल हो सकता है। तो इन सब नियमों, अपवादों और विशेष शक्तियों को देखने के बाद एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है। हमारे संविधान का मकसद सिर्फ नियमों की एक लिस्ट बनाना नहीं था। इसका असली उद्देश्य था एक डायनामिक फ्रेमवर्क बनाना, सहयोग और राष्ट्रीय एकता का एक ऐसा ढांचा जो भारत की विविधता का सम्मान करते हुए देश को एक साथ जोड़े रखे। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या शक्ति का ये संतुलन एक फिक्स्ड बना बनाया ब्लूप्रिंट है, या फिर ये एक जीती जागती बातचीत है, एक ऐसा संवाद जो आज भी लगातार हमारे लोकतंत्र को एक नया आकार दे रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर विचार करना बनता है।